हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना था और इस अपॉइंटमेंट कमेटी के अंदर ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन लू दैट इज राहुल गांधी, तीनों इस मीटिंग के अंदर शामिल थे और उनको एक पर्सन का नाम देना था जो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सके देश का। आपने आरटीआई एक्ट के रिगार्डिंग जरूर सुना होगा कि यार मैं इस गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट आरटीआई लगा देता हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर जो सबसे टॉप लेवल की पोस्ट होती है दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसको चुनता कौन है? ये तीन लोग चुनते हैं। तो इसकी रिगार्डिंग अभी बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उस XYZ पर्सन या ABC पर्सन से खुश नहीं है उसके नाम से। तो देखते हैं पूरा मामला क्या है। तो अभी क्या हो रहा है कि एक हाई लेवल कमेटी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर है हमारे, लीडर ऑफ अपोजिशन है दैट इज राहुल गांधी और यूनियन होम मिनिस्ट्री दैट इज अमित शाह, ये तीनों लोगों को मिलकर एक पर्सन का नाम देना है। जो क्या होगा, वो पर्सन ABC कोई भी हो सकता है। वो पर्सन क्या होगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा इस देश का। बट कहानी इतनी सिंपल नहीं है। जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने उस जो XYZ पर्सन है उनके नाम से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई मैं इस नाम से खुश नहीं हूं। जान लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। देखो, ईयर 2005 के अंदर क्या हुआ, एक आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। इसके अंतर्गत क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा? इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कि घरों के बाहर अगर कोई रोड बन रहा है तो मुझे जानना है कि इस रोड का टेंडर किसको मिला, पीडब्ल्यूडी ने टेंडर का प्रोसेस कैसे किया, कितने करोड़ की वो रोड बन रही है, तो मैं आरटीआई लगा सकता हूँ। इवन आपने अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा है और आपको उसका सिलेक्शन प्रोसेस जाना है, कितना खर्चा और क्या हुआ है, तो आप आरटीआई एक्ट लगा सकते हैं। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आया क्यों था? क्योंकि हमारे पॉलिटी के अंदर एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आपको बोलने का अधिकार है और आपको एक्सप्रेशन देने का अधिकार है। बट आप बोल और एक्सप्रेस तो तब कर पाओगे ना अपनी बात जब आपके पास इंफॉर्मेशन हो। तो आपके फंडामेंटल राइट को और अपहोल्ड करने के लिए एक स्टैच्यूरी बॉडी है, एक एक्ट आता है जिसका नाम कहते हैं आरटीआई एक्ट। इस आरटीआई एक्ट के अंदर जो सबसे टॉप लेवल का ऑफिसर होता है दैट इज तुम्हारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये क्या लाता है? ये गवर्नमेंट के अंदर गुड गवर्नेंस लेके आता है, सुशासन की तरफ आता है। क्या लेके आता है ये? गुड गवर्नेंस। और साथ ही साथ ये सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। अब अगर मैं इस पूरे बॉडी की बात करूं जो आरटीआई एक्ट के अंदर बनी, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इस बॉडी के अंदर सबसे टॉप लेवल की पोजीशन क्या है? CIC, क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और 10 क्या होते हैं? एडिशनल मेंबर्स होते हैं। तो टोटल 11 लोगों की ये बॉडी होती है। आरटीआई एक्ट के अंदर एक इंफॉर्मेशन ऑफिस बना जिसके अंदर सबसे टॉप लेवल का ऑफिसर कौन है? CIC। और 10 अदर लोग भी हैं उसके अंदर। इनका टेन्योर रहता है, कितना रहता है? 65 और 3 ईयर, जो भी पहले हो जाए, 65 और 3, ये इनका क्या रहता है? फिक्स टेन्योर रहता है। तो मैंने आपको बताया कि दो जो ये CIC होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसको अपॉइंट कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बट प्रेसिडेंट को कोई नाम तो देगा, तो प्रेसिडेंट को नाम कौन प्रोवाइड करते हैं? 3 लोग प्रदान करते हैं। जैसे एक PM हो गया, और ये जरूरी नहीं है कि होम मिनिस्ट्री हो, ये मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे होम मिनिस्ट्री हो। होता क्या है, PM क्या करते हैं हमारे, किसी पर्सन को जो कैबिनेट रैंक का हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, उसको नॉमिनेट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ केस में होम मिनिस्ट्री देखा जाता है इसमें होती है। तो PM चाहे तो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें शामिल कर सकते हैं सिलेक्शन कमेटी में। और लास्ट होता है हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पावर में। जैसे अभी बीजेपी पावर में है तो उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें दूसरी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस का अभी जो कांग्रेस ने किसको एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन चुना है? अपना लीडर चुना है दैट इज राहुल गांधी। ठीक है, तो याद रखिएगा CIC को अपॉइंट कौन करा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के अंदर में अगर आपको बात करूं कि प्रेसिडेंट को नाम कौन देगा, तो वो अपने PM देंगे, होम मिनिस्ट्री देंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन देंगे। अब एकदम अपॉइंटमेंट करना क्यों जरूरी है? आपको पता है आरटीआई के बहुत सारे जो केसेस है वो भी पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, और आरटीआई एक गुड गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट मालूम चलता है ये गवर्नेंस का काम कैसे चल रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाती है, कितने करोड़ का टेंडर है, किस कॉन्ट्रैक्टर को मिला है, किस प्रोसेस से मिला है। इवन आप एग्जाम में कितना खर्चा हो रहा है सरकार का, कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है, सब एग्जैक्टली आप जान सकते हो। इवन आपने
आपने कोई एग्जाम दिया है, उसमें आपके कितने मार्क्स थे, प्री में कितना, मेंस में कितना, इंटरव्यू में, आप विद दी हेल्प ऑफ आरटीआई जान सकते हो। तो कमिश्नर नहीं होगा तो बैकलॉग ज़्यादा हो जाएगा, लंबी डिले अपीलें होंगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपील में टाइम लग सकता है। तो ये जो हमारा आरटीआई का जो ऑफिस है, जिसका सब हेड कौन होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसकी अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत एसेंशियल है। फिर मैं बात करूं कि आप देखेंगे सबसे बड़ा तो उसके प्रोसेस में फ्लॉ है। आपने सिलेक्शन कमेटी बनाई, उसके अंदर आपने पीएम डाल दिए, होम मिनिस्ट्री डाल दी, और आप बोल रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन। ये दो तो ऑलरेडी सेम आदमी हो गए ना, सेम पार्टी के लोग हो गए। इन दोनों का तो वैसे भी क्या होगा, एक ही आदमी को सपोर्ट करेंगे, एक्स वाई जेड पर्सन को, ये अकेला पड़ जाएगा। तो अगर कल को वोटिंग भी होती है तो 3 में से 2 लोग तो एक पक्ष में, ये तो अकेला ही रह गए। इसके होने से तो कोई वैल्यू ही नहीं हो रही ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोग तो सेम जगह के हैं। कहीं कहीं जगह देखते हैं कि कहीं कहीं जगह यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ना होकर सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मोर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रदान करता है। ठीक है, तो राहुल गांधी ने क्या करा है कि भाई विरोध जताया है, डिसेंट दिखाया है कि मुझे ये आदमी, जो पर्सन आप पर्टिकुलर बता रहे हो, मुझे इसमें वो योग्यता नहीं दिखती है। ठीक है, तो उन्होंने अपना नाराजगी जताते बोला है कि मुझे जो आप एक्स वाई जेड पर्सन को चुन रहे हो, इसमें मेरा सपोर्ट नहीं है आपको। ठीक है, और इससे देखो लीडर अपोजिशन होने से क्या हो रहा है कि हमारे को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और इवन अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है कि कोई विपक्ष का नेता भी तो है, कोई विपक्ष का नेता भी है। अदरवाइज होगा क्या कि जो सिर्फ ये कैबिनेट में लोग हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है, इनकी मोनोपोली हो जाएगी, एक तरह की डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी देखता है। ऐसा ना होगा कि सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव, एक ही पार्टी के लोग होंगे। ठीक है, और सीआईसी एक बहुत बड़ी सेंसिटिव पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, तो उसमें न्यूट्रलिटी होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो पर्सन आ रहा है एक्स वाई जेड, वो किसी पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं वो एक्स वाई जेड पर्सन क्या हो, न्यूट्रल हो, और हम चाहते हैं अगर वो पर्सन न्यूट्रल हो तो ये जरूरी सी बात है कि उसका चुनाव है वो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ ऐसा नहीं कि लीडर ऑफ अपोजिशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में होता है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जहां आप देखेंगे जहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, मेंबर होता है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया या इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनके अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन होता ही है। ठीक है, और आपको सीबीआई क्या आपने सुना होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके अंदर भी लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। लोकपाल, इसको मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, आपने सुना होगा देश में काफी टाइम से लोकपाल की पद भी खाली था। क्यों खाली था लोकपाल का पद? क्योंकि देश के अंदर 2014 से लेकर 2024 तक कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की एक कंडीशन होती है कि आप 1/10 सीटें क्या करनी चाहिए, सिक्योर करनी चाहिए, 10% सीटें आपके पास होनी चाहिए, और वो हो नहीं पा रही थी। इसीलिए लोकपाल की पद क्या थी, खाली थी। क्योंकि लोकपाल को अपॉइंट करना है तो आपको क्या चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट चाहिए? अगर लोकपाल को अपॉइंट करना है तो मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी चाहिए, वो हमको मिल नहीं पा रहा है। साथ ही साथ इसी लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में एक इशू आया था रिगार्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। उनकी अपॉइंटमेंट में पहले क्या होता था, उनके अपॉइंटमेंट पहले पीएम होता था, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन होता था, और सीजीआई होता था, ये पहले होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे भी फ्लॉ देखने को मिलता है, यहाँ भी हमको डिसएडवांटेज देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी अब हमारा कौन आता है, एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर आता है, जिसको कौन अपॉइंट कर, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा, पीएम नॉमिनेट करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं किसको, पूरी अपनी जो गवर्नेंस को। वो जो चुनाव प्रोसेस था, सिलेक्शन कमेटी थी, उसके अंदर अगर आपने 2 लोग अपने कर दिए तो जाहिर सी बात है आप जिस पर्सन को बनाना चाहेंगे आप उसको बना दोगे। तो जो निष्पक्ष अपन बोलते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में जो चुनाव होगा वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और आपने एक सुना होगा सीबीआई और सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो करप्शन को कम करने के रिगार्डिंग है, उसके अंदर भी कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इवन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, और नहीं, नॉट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, उसके अंदर भी हमारे कौन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, उसके अंदर भी कौन रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे देश में इशू क्या चल रहा है कि भाई जो सिलेक्शन कमेटी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो किसी पार्टी को सपोर्ट करे। अगर उसकी पार्टी के ऑफिसर ही अगर क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, तो उसको उजागर करे, इंफॉर्मेशन दे उसके रिगार्डिंग। बट आप मुझे अगर मान लीजिए कि 2 लोग एक पर्टिकुलर पार्टी के हैं, पार्टी का नाम नहीं लेते, 2 लोग पर्टिकुलर पार्टी के हैं,
वो किसी एक पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक पर्सन है जो उसको लगता है कि मैं किसी और पर्सन को बनाना चाहता हूँ जो ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा डिजर्विंग है, बट वो नहीं चुन पाएगा क्योंकि दो लोग, इनके पास मेजोरिटी है, इसके पास माइनॉरिटी है। तो ये पूरा अभी मुद्दा चल रहा है जिसके अंदर राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने जो पर्सन के नाम के रिगार्डिंग किया नाराजगी जताई है और विरोध किया है उसका। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।